नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एक ऐसा चैप्टर है जो कि छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, माइन्यूट डिटेल ज्यादा पूछता है। हम इसको जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि आपको बोर भी नहीं करना है और आपका रिवीजन भी करवाना है। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो बूटी #1 के अंदर हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है और उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, मतलब व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ गवर्नमेंट बजट, वो देखना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले गवर्नमेंट बजट पता करते हैं और उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑब्जेक्टिव्स पता करते हैं। बूटी #1। तो बूटी #1 के अंदर जब गवर्नमेंट बजट की आप बात करना चालू करोगे तो अगेन मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स जो है वो प्रिसाइज आंसर्स मांगता है, प्रिसाइज लैंग्वेज मांगता है। और तभी मैं जब भी आपको जो चीजें लिखवा रहा हूं वो चीजें हैं जिसमें आप अक्सर गलतियां करते हो। जैसे जो गवर्नमेंट बजट होगा वो एक एनुअल स्टेटमेंट होगा। कैसा एनुअल स्टेटमेंट? जो कि एस्टिमेट्स बताएगा। अगेन आप गलती क्या कर देते हो, आप पता नहीं कुछ भी बोल के आ जाते हो, तो वो नहीं लिखना है। रियल टाइम पिक्चर नहीं बताता, एस्टिमेट्स बताता है काय के रिसीट्स एंड पेमेंट्स के। ना आप पेमेंट्स को आप एक्सपेंडिचर लिखना चाहते हो, वेल एंड गुड, एक्सपेंडिचर लिख सकते हो। सो गवर्नमेंट बजट, फिर से बोल रहा हूं, एस्टिमेट्स बताता है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स के या पेमेंट्स के, व्हाटसोएवर यू वांट टू कॉल इट, फॉर अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब हो गया जो अकाउंटिंग ईयर है उसके लिए जनरली ये जो बजट है ये प्रिपेयर किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रिपेयर करती है तो उसको यूनियन बजट कहा जाता है। तो ये चीज भी नोट कर लेना कि यूनियन बजट दिया हुआ है तो आप समझ जाओ कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्लान कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड एज द यूनियन बजट। और फिर उसके साथ साथ जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट बजट बनता है ये फिस्कल ईयर जो होता है उसके लिए बनता है। एंड फिस्कल ईयर यहां पे मतलब होता है इसका कि फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। तो बस ये चीजें बेसिक ध्यान रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यू नो, इंडिया के अंदर अगर भाई अपन सिर्फ इंडिया की बात करें तो प्रायोरिटीज टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं। मतलब पहले कुछ और सोचा जाता था, अब कुछ और सोचा जा रहा है, उसके बाद आने वाले सालों में कुछ और भी सोचा जा सकता है। सो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रिसाइजली ये गवर्नमेंट बजट है जो हमेशा चलता रहेगा। सो रीएलोकेशन में सबसे पहले होता है जो टैक्स सब्सिडीज, जो टैक्स कंसेशंस दिए जाते हैं, पता नहीं मैं क्या बोल रहा था। तो रीएलोकेशन में सबसे पहले आ जाते हैं टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज जो दी जाती हैं। कई बार हम कई सेक्टर को टैक्स कंसेशंस देते हैं, जैसे रूरल एरियाज में अगर आप इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हो, स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम में हम टैक्स कंसेशंस देते हैं और साथ साथ में सब्सिडीज प्रोवाइड कराते हैं। अब सब्सिडीज का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कंपनीज को कुछ पैसा देती है और ये बोलती है कि मार्केट में आप सस्ते में बेचो बिकॉज वो नेसेसिटी आइटम्स हैं। तो ये सारी चीजें भारत सरकार अपने बजट में लेके चलती है, क्योंकि अगेन अगर वो बजट में नहीं दिखाएगी, अपने एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएगी, तो फिर उनके पास प्रूफ कहां से होगा या उनके पास वो बेस कहां से होगा जहां से वो बोल सकते हैं कि नहीं हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुका है। और इसी के अंदर सेकंड आ जाता है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जहां भारत सरकार को लगता है कि वहां पे प्राइवेटाइजेशन जो है वो हैम्पर कर सकता है ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की, या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो अफोर्डेबिलिटी नहीं रख सकता है, या उन्हें प्रॉफिट कमाना है। बेसिकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वहां पर भारत सरकार खुद गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। नाउ मोटिव कैन बी आइदर द वेलफेयर और अर्निंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जनरेशन भी हो सकता है। जैसे मारुति उद्योग में जो भारत सरकार ने शेयर लगा के रखा हुआ है वो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। सो देयर कैन बी मेनी रीजंस, आप उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सेकंड आ जाता है इसके अंदर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। मतलब देखो यार, अभी हम भी जानते हैं कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत बेसिस पे है, ये सब चीजें बहुत हैं। और सबसे बड़ा सेगमेंटेशन जो है वो है पुअर क्लास पीपल का और रिच क्लास पीपल का। मिडिल क्लास पीपल को तो कोई पूछता भी नहीं है अगर देखा जाए तो। और सेगमेंटेशन इस तरीके से किया जा सकता है और करा जाता है, किया जा सकता है क्या। सो भारत सरकार की पूरी पहल और कोशिश ये रहती है कि कहीं ना कहीं वो जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनकी मदद की जाए, उनको हेल्प की जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको ऊपर लेके आया जाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए, एटलीस्ट इतना कि उनकी इतनी अफोर्डेबिलिटी हो कि वो रेगुलर खर्चे तो अपने निकाल पा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट गवर्नमेंट बजट प्लान्स, कि वो जो डिफरेंस है वेल्थी पीपल में और पुअर क्लास पीपल में उसको कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके और इक्विवेलेंट नहीं बोले बट एटलीस्ट सबको उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे लेके आया जा सके जहां एवरीवन इज हैप्पी विद देयर लाइफ और विद देयर लिविंग। वैसे कोई नहीं होता बट बोलने की बात है। फिर गवर्नमेंट बजट्स के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लाई जा सकती है। कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनना। इन्फ्लेशन वो टाइम पीरियड होता है, देखो इन्फ्लेशन इज नॉट एट ऑल गुड फॉर एन इकोनॉमी। अगर ऐसा आपने सुना है तो वो गलत है।
इन्फ्लेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, अच्छी चीज होती है, डिफ्लेशन बुरी चीज होती है। यार देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकम बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा, दैट इज अ नेचुरल थिंग, ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट है कि हम ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन तो आएगा ही। सो इसको ऐसा मत देखो यार कि यार ये बहुत ही बुरी चीज है, मतलब ये वही बात हो गई, रोज गाड़ी चलाते हैं लेकिन बोलते देखो कितना पोल्यूशन हो रहा है। सो डोंट इवन थिंक अबाउट कि इन्फ्लेशन कहीं से कहीं तक बुरा है, दैट इज समथिंग विच इज मेंट टू हैपन अगर आप ऐसी इकोनॉमी में है। लेकिन इन्फ्लेशन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक्सीड कर जाता है, दैट मींस जो मार्केट में डिमांड है वो एक्सट्रीमली ज्यादा है और सप्लाई उस हिसाब से उतनी नहीं है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखो यार, भारत सरकार इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द मार्केट, क्योंकि भारत सरकार लमसम में खरीदता है और वेलफेयर के लिए लगा देता है, लेकिन खरीदता तो है, कंज्यूमर तो बनता है। तो यहां पर बोला गया अगर इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है तो भारत सरकार को अपने जो एक्सपेंसेस है, अपनी जो डिमांड है उसको कर्टेल कर लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। बीइंग अ बिगेस्ट कंज्यूमर इन द मार्केट, अगर भारत सरकार अपना कम कर देगी खर्चा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। डिफ्लेशन का मतलब होता है कि कोई खरीदने को ही तैयार नहीं है। इस केस में भारत सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है जिससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो डिफ्लेशन वाली सिचुएशन से निकल सकते हैं। सो वाइस वर्सा है। यहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आ रही है? भारत सरकार के पास वो पार है, बीइंग अ कंज्यूमर एक ऐसी पार है कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंड दे कैन डू इट बाय द वे ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर उन्होंने प्लानिंग करके रखी है, गवर्नमेंट बजट के अंदर एक्सपेंडिचर के लिए रख रखा है पैसा, यूज करो भाई, कौन मना कर रहा है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स क्या बोलता है कि आपके पास बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, रेलवेज एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं अपन। आप कोशिश करिए कि आप अपने बेस्ट पॉसिबल वे में इन पब्लिक सेक्टर्स को मैनेज कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल बना रहे हैं, उस पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर वे में मैनेज किया जाए पब्लिक सेक्टर्स कैन ऑल्सो ग्रो। द ओनली नीड इज वो बजट में कितना वेटेज रखते हैं और किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जब बात होगी सोशल वेलफेयर की तो सोशल वेलफेयर कम्स बाय द वे ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। सो हाँ, आपको वो चीज तो ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर बात आ जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ की। देखो किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ का एक एसेंस जो होता है, एक बेस जो होता है, वो होता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। अगर सेविंग्स हैं और उन सेविंग्स को प्रॉपर्ली चैनलाइज करके इन्वेस्ट भी किया जा रहा है, देखो सेविंग्स अकेले से कुछ नहीं होता, तुम्हारी तिजोरी में पैसा पड़ा रहेगा वो सड़ता ही रहेगा। सो सेविंग डजंट मीन एनीथिंग जब तक उसको इन्वेस्ट नहीं कर देते। तो भारत सरकार का कहना है जब तक सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज नहीं करोगे तब तक कोई मतलब भी नहीं है। सो मेक श्योर वॉट एवर यू आर सेविंग इज इन्वेस्टेड इन अ प्रॉपर मैनर। और इसलिए पब्लिक सेक्टर्स को भी जब स्टैब्लिश किया जाता है तो कोशिश यही की जाती है कि वो सेविंग्स वाला जो हैबिट है और उसको मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली जो चीज है उसको एनकरेज किया जाए। भारत सरकार भी सेविंग्स को एनकरेज करती है बाय वेरियस स्कीम्स। कोशिश क्या है? मार्केट के अंदर जो भी पैसा सरप्लस में है वो सेविंग्स के फॉर्म में जमा हो और मार्केट में इन्वेस्ट होता चला जाए, सो दैट इकोनॉमी की जीडीपी ग्रो हो। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो प्रोडक्शंस होंगे, प्रोडक्शंस होंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी ग्रो होगी क्योंकि सेल्फ रिलायंट बनेगी। चलिए भाइयों, अब आ जाते हैं हमारी बूटी #2 पे जो है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। #2। अगर मुझे आपको इसे बहुत ही क्लियरिटी से समझाना हो, मैं अभी रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूंगा क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ बजट में सबसे पहले आ जाता है रेवेन्यू बजट। तो इसके अंदर मैं आपको जो क्लियरिटी देने वाला हूं उसको ध्यान से सुन लेना ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल एकदम। देखो क्या होगा भाई, रेवेन्यू रिसीट का मतलब है पैसा आ रहा है। अब यार पैसा जो है ना वो बहुत तरीके से आ सकता है, आप अपने हिसाब से सोच लो, घर के हिसाब से सोच लो। घर में यार पापा कमाते हैं, मम्मी कमाती हैं, कोई भी कमाता है, वो पैसा आता है भाई। तो वो एक तरीका हो गया, सोर्स हो गया पैसा आने का। दूसरा सोर्स हो सकता है कि आप किसी से उधार ले लो। तीसरा सोर्स हो सकता है आप घर का कोई एसेट बेच दो। ये तरीके होते हैं पैसा जनरेट करने का। लेकिन रेवेन्यू रिसीट ये कहता है कि आप जो है वो पैसा मेहनत का कमा रहे हो। मतलब क्या हुआ, आप ना ही कोई लायबिलिटी रेज कर रहे हो, मतलब ना ही किसी से उधार ले रहे हो, उधार लेने से लायबिलिटी बढ़ती है ना यार, तो ना ही कोई उधार ले रहे हो, ना ही कोई एसेट बेच रहे हो, ना ही फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है, ना ही इंक्रीज इन लायबिलिटी है। ये आपकी जो डेफिनेशन या जो मीनिंग दिया हुआ है ना आपकी बुक में वो आपको समझ में आना चाहिए। यानी कोई इंक्रीज इन लायबिलिटी नहीं है, कोई फॉल इन एसेट नहीं है, यानी ना ही आपने कोई लोन लिया है ना ही कोई आपने एसेट बेचा है। पैसा इन दोनों सोर्सेज से नहीं आया है, मतलब पैसा जो आया है वो आपके ऑपरेशन से आया है, वो आपके काम से आया है। तो रेवेन्यू रिसीट जो है वो दो पार्ट में आ जाता है। एक होता है टैक्स, आपके टैक्स के थ्रू जो भारत सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, और दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब उसके अलावा कोई और सोर्स होगा, टैक्सेस के अलावा जो भारत सरकार के पास पैसा है वो उसके अंदर काउंट होता है। फिर आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा किया हमने जिससे ना ही कोई एसेट आ रहा है, मतलब खर्चा करने से जनरली क्या होता है, कोई ना कोई एसेट आ जाता है या कोई ना कोई लायबिलिटी पे ऑफ हो जाती है, मतलब ना ही कोई आपने लोन पे ऑफ किया। यहां पे ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि लोन पे ऑफ कर दिया तो कोई लायबिलिटी में फॉल नहीं आ रहा है, ऐसा
एक्सपेंडिचर करने के बाद भी देयर इज नो फॉल इन द लायबिलिटी, या फिर कोई एसेट आ गया हो, एसी खरीद रहे हो हर बार खर्चा करने पे, ये भी जरूरी नहीं है। तो यहां पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बोला गया ये वो खर्चा है, जनरली वो बेसिक से खर्चे हैं जो हम रोजमर्रा में कर रहे हैं एज भारत सरकार, जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सके, रेवेन्यू रिसीव कर सके। जैसे अब भारत सरकार, मोदी जी हर जगह तो जाएंगे नहीं ना टैक्स कलेक्ट करने, तो मोदी सरकार ने अपनी पूरी टीम बिठा रखी है, जिनको सैलरी देनी होती है, जिनके ऑफिस के खर्चे निकालने होते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। उन खर्चों से ना ही आपके लोन चुकता हो रहे हैं, ना ही आपके एसेट्स बिल्डअप हो रहे हैं, लेकिन क्या है, रेगुलर खर्चे के कारण आपका रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं, उन्हीं पे खर्चा किया जा रहा है जो आपको ये रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। तो डिफरेंस क्लियर है। चलो बात करते हैं सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू की। तो भाई दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हम डायरेक्टली पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली पे नहीं करना, बट हम जहां से भी जैसे गुड्स वगैरह खरीदते हैं, आजकल सीजीएसटी, एसजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। हम जो सप्लायर है या जो प्रोड्यूसर है उसको पे कर देते हैं, और प्रोड्यूसर जो है वो ले जाके अल्टीमेटली पे करता है गवर्नमेंट को, भारत सरकार को। तो हम कौन से टैक्सेस डायरेक्टली पे करते हैं? पहला हो गया इनकम टैक्स और दूसरा हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स जो हम अपनी पर्सनल इनकम पे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वो टैक्स है जो हम कंपनी की इनकम पे करते हैं। ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता होना चाहिए कि टैक्सेस के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं, उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। फिर आ जाते हैं एक और, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अगर एक और मैं देना चाहूं तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है वो भी उसका पार्ट हो जाएगा, और बाकी ये जो वैल्यू एडेड वगैरह थे इन सबको भूल जाना, क्योंकि ये अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो मे बी आप इन चीजों को पढ़ो ही ना तो वो ज्यादा अच्छा है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ। सो टैक्सेस की जब बात होगी तो उसके बाद आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू पे। नॉन टैक्स रेवेन्यू को चलो डिस्कस करना चालू करते हैं। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो भाई नॉन टैक्स रेवेन्यू वो होता है जो भारत सरकार बेसिकली टैक्सेस के अलावा कमाती है, जैसे इंटरेस्ट। अब भारत सरकार जो है वो है ना लोन देती है, यूनियन टेरिटरीज को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया, इवन हेल्थ जनरल पब्लिक को दे दिया। तो जिस तरह का ये लोन दिया जाता है उस पर जो भारत सरकार को इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट से उनकी इनकम है। सेकंड आता है प्रॉफिट्स एंड इनकम। यार देखो यार, भारत सरकार ने बहुत सारी कंपनीज में पैसा लगा रखा है, बीएचईएल हो गया, गेल सेल हो गया, मारुति उद्योग हो गया, जैसे मैं बता भी, जेट एयरवेज हो गया। सो यहाँ पर कंपनी एज जो कंपनीज अर्न करती हैं प्रॉफिट, भारत सरकार को भी उसका एक पार्ट मिलता है। साथ साथ में डिविडेंड भी मिलते हैं, जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं उन कंपनीज में प्रॉफिट्स जब भी होते हैं तो भारत सरकार को डिविडेंड भी मिलते हैं। तो ये भी एक तरीका है भारत सरकार की इनकम का। तो ये मत सोचना कि भारत सरकार तो बहुत ही गरीब सी है, नहीं भाई, वो इनकम बहुत सारी जगह से निकाल सकती है। आपको क्या लगता है सिर्फ टैक्सेस से इनकम होती है? चलो ठीक है, ये वाला स्टेक उतना बड़ा नहीं है जितना टैक्सेस है, लेकिन टैक्सेस भी देता कौन है? तो ये वाली इनकम भी जो होती है भारत सरकार की, ये अच्छी खासी है। फिर दो चीजें मैं इकट्ठी डिस्कस कर लेता हूँ, फीस और लाइसेंस फीस। फीस जो होती है रजिस्ट्रेशन फीस और ऑडिटिंग फीस और ये और वो फीस, 10 तरह की जो फीसेस भारत सरकार हमारी चार्ज करती है तो वो फीस होती है। लाइसेंस फीस, अगर भारत सरकार किसी चीज की परमिशन देती है, पेट्रोल पंप खोलने की या कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक बिजनेस जिसमें लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, जैसे मेडिकल हो गया, ड्रग इंडस्ट्री हो गई, उसके लिए जो फीस चार्ज होती है, ये सारी चीजें भारत सरकार लाइसेंसिंग फीस के अंदर डालती है। नॉर्मल फीस मतलब वही रजिस्ट्रेशन वाली, लाइसेंस फीस मतलब अगर भारत सरकार कोई स्पेसिफिक परमिशन दे रही है तो उसके लिए लेकर वगैरह के लिए जो होती है वो सब ये लाइसेंस फीस के अंदर आ जाता है। फिर फाइन्स एंड पेनल्टीज एंड एस्टीट्स। फाइन्स एंड पेनल्टीज आप जानते ही हो भाई, अगर आपने जैसे सिग्नल तोड़ दिया तो आपको जो पुलिस वाले हैं वो पकड़ के आपसे 200 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 54, 58 सब ले लेते हैं। वो आपका फाइन एंड पेनल्टीज होता है। नहीं होगा तो आपको बिठा के रखते हैं और फिर आपसे 54, 58, मतलब ठीक है, चलो वो तो हो गया। उसके बाद एस्टीट्स क्या होता है? मान लो आप, मतलब आप क्यों बोले भाई, सॉरी यार, अपन लोग फैमिली है। सो मान लीजिए अपना क्या हुआ कि यार कोई ऐसा मतलब दूर का भूला भटका था, मतलब उसकी फैमिली में कोई बचा नहीं और उसकी प्रॉपर्टी बची, लेकिन तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी जो है वो भारत सरकार के पास चली जाती है। दैट इज अ पार्ट ऑफ एस्टीट्स। तो इस तरह भी इनकम तो नहीं हो रही, बट हाँ कहीं ना कहीं उनके पास पैसा तो जा रहा है या प्रॉपर्टी तो जा रही है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं पहले भी बता चुका था, ना लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और ना लायबिलिटी क्रिएट नहीं, सॉरी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं पहले ही बता चुका था कि ना लायबिलिटी में कोई फॉल आ रहा है, ना आप कोई लोन रीपे कर रहे हो, ना ही आपका कोई एसेट जनरेट हो रहा है जिसके थ्रू आपका पैसा गया हो। सो ये जनरली जो सर्विसेज भारत सरकार हायर करती है, जो सर्विसेज के लिए पे ऑफ करती है, इन सब के लिए जो पैसा जाता है इसके लिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। तो पर्टिकुलर अपन ने रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खत्म कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे रेवेन्यू के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट पे जल्दी से कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं यार कैपिटल रिसीट की। कैपिटल रिसीट के अंदर देखो यार, कैपिटल रिसीट का मतलब होता है आपको कहां कहां से मेजॉरिटी में बल्क में पैसा मिल सकता है। तो वो पैसा, पहली चीज तो हाँ
बल्क में अगर आएगा तो वो लायबिलिटी क्रिएट करता है, बिकॉज आप वो रेवेन्यू जनरेशन से नहीं कर रहे, कैपिटल से कर रहे हो। कैपिटल का मतलब ही होता है, यहाँ पे रेवेन्यू कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे कि कैसे पैसा इन्वेस्टमेंट के मोड पे आया है। तो पहला तो हो गया भाई लायबिलिटी क्रिएट करेगा, या तो आप बोरोइंग करोगे, लोन लोगे, दैट मींस इट इज क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, या फिर आपने कोई बहुत ही बड़ा एसेट आपके पास था वो बेच दिया है तो उससे बल्क में पैसा आया है, तो यस इट रिड्यूसेस द एसेट। जस्ट ऑपोजिट हो जाता है जो हमने रेवेन्यू रिसीट्स में पढ़ा था। तो पहला इसके अंदर आ गया बोरोइंग्स। अब भारत सरकार बोरो कर कहां से सकती है, तो भाई बहुत सारे ऑप्शन है भारत सरकार के पास। पहला तो हो गया ओपन मार्केट, पब्लिक इन जनरल वहां पे हो गई आपकी। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आरबीआई के पास चले जाओ, नहीं है तो भाई फॉरेन गवर्नमेंट्स के पास चले जाओ, अच्छा नहीं है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास चले जाओ, जैसे वर्ल्ड बैंक आपका हो गया जो कि भारत जनरली जाता भी है। तो यस बोरिंग्स एक ऐसा सोर्स है जहां से ऑब्वियसली आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी लेकिन आपके पास लमसम में फंडिंग आ जाएगी। देन कम्स इज रिकवरी ऑफ लोन, जो भारत सरकार है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ले लो, भारत सरकार देती है, तो कई बार जब वही लोन्स रिकवर होते हैं तो उससे भी लमसम में पैसा आता है। तो यस रिकवरी ऑफ लोन्स अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आपका एसेट कैसे रिड्यूस हो, आप पूछोगे यार बाबू जी देखो यार क्या हुआ, यहाँ पे आपने जो पैसा दे रखा था लोन के फॉर्म में तो आपने बैलेंस शीट में दिखा रखा था उसे लोन्स एंड एडवांसेस के नाम पे। देखा है ये बेनिफिट होता है जब हम बैलेंस शीट याद कर लेते हैं। यही होता है बाबा जी से जब हम तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो हमने पढ़ा है, अच्छा बाबा जी ने बताया था लोन्स एंड एडवांसेस होता है एसेट साइड पे, नॉन करंट एसेट्स में बताया था मैंने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो जब भारत सरकार उसका पैसा रिसीव करती है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हट जाता है, रिकवरी ऑफ लोन हो रहा है भाई, क्योंकि चलो ठीक है। फिर एक आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट्स। भारत सरकार ने काफी सारे ऐसे पब्लिक कंपनीज हैं जिसमें पैसा लगा रखा है, और अगर भारत सरकार प्लान करती है कि चलो एक काम करते हैं यार उससे पैसा निकाल लेते हैं, तो पैसा निकाला तो भारत सरकार के पास अगेन लमसम में पैसा आ जाता है। जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था अब वो डिसइन्वेस्ट कर दिया, मतलब एसेट्स रिड्यूस हो गए और पैसा आ गया हमारे पास। फिर स्मॉल सेविंग्स, किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब चीज़ों में भारत सरकार पैसा लेके बैठती है, इन्वेस्टमेंट्स करवा के बैठती है जो लोग होते हैं उनसे, तो वो पैसा भारत सरकार के पास आ जाता है स्मॉल अमाउंट्स में, कोई बहुत लमसम नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि कैपिटल की फॉर्म में आता है इसलिए इसको लिया जाता है स्मॉल सेविंग्स के फॉर्म में। इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी बिकॉज भारत सरकार ने किसी दूसरे लोगों का इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हैं जो उन्हें फ्यूचर में पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप लमसम में एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो या तो आपके लिए एसेट खरीदने वाली बात हो गई, या तो आपका लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई, यानी या तो आपने लोन रीपे किया होगा या बहुत ही अच्छी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कुछ खरीदी होगी, तो यार वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इसके एग्जांपल्स देना चालू करते हैं। पहला होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है वो जो कि आपने 5 ईयरली प्लान में सोच के रखा था कि ये करना है, और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो होता है आप चाहते नहीं हो उस पर खर्च करना लेकिन आपको मजबूरन करना पड़ता है, जैसे आपकी इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन बोलने वाला था यार जैसे आपकी इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन होती है जो आप लोन्स पे देते हो, या उसके अलावा एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, या रेगुलर नेचर फंक्शनिंग के लिए जो भारत सरकार खर्चा करती है वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट फॉर्म करता है, ऑल्दो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं है, बट अगर वो नहीं करेंगे तो भारत सरकार फंक्शन नहीं कर पाएगी। सो अगेन एन एसेंस। अब उसके बाद अगर बात की जाए कि प्लान नॉन प्लान हो गया, यार ठीक है प्लान हो गया, जैसे हमने 5 ईयर प्लान में सोचा था कि रेलवेज को डेवलप करेंगे, मेट्रो परियोजना लेके आएंगे, ये सब तो ठीक है। नॉन प्लान भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें हमने प्लानिंग नहीं की है, बट अगेन वी हैव टू इनकर इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस वगैरह जो मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट जहां पे हमारे भारत का विकास हो रहा है, हम भारत में रोड बना रहे हैं या एयरवेज डेवलप कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा खोल रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ में हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, कंपनीज को लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहे हैं। सो दीज आर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स। वेयर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर लाइज, जैसे डिफेंस में हमने खर्चा किया है, पुलिस वगैरह में जो हम खर्चे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जस्टिस के लिए, ये बेसिक जो खर्चे हैं जहां पे आप डेवलप नहीं हो रहे, लेकिन बिना इन चीजों के डेवलपमेंट पॉसिबल भी नहीं है। पुलिस, डिफेंस, जस्टिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, भारत सरकार का जो ओवरऑल सिस्टम चल रहा है, ये चीजें बहुत ही एसेंशियल चीजें हैं जिनके थ्रू ये जो बेसिक डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स जो आप करते हो वो पॉसिबल हो भी पाते हैं। सो अगेन आपको ये चीज सोच के चलना पड़ेगी कि डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल इंटर रिलेटेड हैं, बट हाँ डेवलपमेंटल का मीनिंग भी बता दिया और नॉन डेवलपमेंटल का भी। अब हम एंटर होते हैं हमारी बूटी #3 में, जिसमें हम जो डेफिसिट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट की, जो सबसे मेन कंसर्न होता है किसी भी इकोनॉमी का। तो चलिए एंटर होते हैं हमारी बूटी #3 में, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है ना यार, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए, कोई भी इकोनॉमी की बात कर लो, वो अगेन एक प्रॉब्लम की तरह है। क्यों? क्योंकि वो इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बताता है कि वो अपने एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकते। मतलब जो उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, और जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, रिसीट्स वो कंपैरेटिवली कम है, यानी जो इनकम हो रही है वो कम है। मतलब ठीक है भाई, ये सीधी सी बात हो गई। आप ऑफिस जॉब करने जा रहे हो, आपकी 10,000 की जॉब है,
लेकिन आपका जो महीने भर का खर्चा बैठता है वो 15,000 का बैठता है, तो आपका तो डेफिसिट हो गया ना यार। मतलब ओवरऑल खर्चा जो आप कर रहे हो वो 15,000 का है और जो आपका जॉब से इनकम जनरेशन हो रहा है वो सिर्फ 10,000 का है। तो ये डेफिसिट की सिचुएशन, दैट इज अ बैड सिनेरियो। मतलब समझ में आ रहा है कि आप गलत चीज पे जा रहे हो। तो यार यहाँ पे जिस भी सरकार के साथ ऐसा होगा, भारत सरकार के साथ ऐसा होता है, जो कि वो गलत साइन है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है कंपैरेटिवली जो आपकी रिसीट्स या इनकम है वो कम है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये इनकम्पिटेंसी एक तरीके से बताता है कि भारत सरकार की इनएबिलिटी है कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कवर अप नहीं कर पा रही है अपने ओवरऑल रेवेन्यू से, और इसके कारण भारत सरकार को डिससेविंग्स करनी पड़ती है। नाउ डिससेविंग्स का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझो। तुम अगर किसी बैंक में पैसा जमा करके आए, सेविंग्स, और अगर डेबिट कार्ड से पैसा निकाल लिया वहां से, तो डिससेविंग्स। यानी ऐसे ही भारत सरकार को भी करना पड़ता है। जब भारत सरकार पैसा जमा करती है तो वो सेविंग्स होती है, लेकिन भारत सरकार के पास जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है तो खर्चा तो करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द बेसिक एक्सपेंडिचर। और उसके लिए भारत सरकार को अपनी सेविंग्स को निकालना पड़ता है, उसको नाम दे दिया जाता है डिससेविंग्स। अगेन दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द भारत सरकार। क्यों? क्योंकि आप सेविंग्स यूज कर रहे हो अपने खर्चों को चलाने के लिए, आपका रेवेन्यू उतना नहीं है जिससे आप खर्चे भी चला सको। तो मतलब समझ लो, अगर अदर सेक्टर्स की सेविंग्स आपके पास नहीं है तो फिर आपको दूसरा इसके अंदर मेथड अपनाना पड़ेगा, और वो ये होगा कि आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, दर दर भटकना पड़ेगा और बोरिंग्स करनी पड़ेंगी। यानी यहां पे तो आप कैपिटल पे आ गए भाई। मतलब अभी तक तो रेवेन्यू चल रहा था, लेकिन रेवेन्यू लीड्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स तो छोड़ो यार, चलो मैं कैपिटल वहां तो, यानी रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू कैपिटल रिसीट्स। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, क्या कहां से कैपिटल रिसीट्स आ गई? देखो यार, यहां पर आपको कैपिटल रिसीट्स कैसे मिलेंगी या क्या होगा, भारत सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, भारत सरकार के पास अदर सेक्टर्स की सेविंग्स भी अब खत्म हो गई हैं। अब भारत सरकार को खर्चे तो करने हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर्स तो निकालने हैं, तो भारत सरकार को बोरो करना पड़ेगा, यानी वो उस पर लायबिलिटी क्रिएट करेगा। भारत सरकार अगर बोरो नहीं करना चाहता तो डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी अपने कुछ ना कुछ एसेट्स बेचने पड़ेंगे किसी ना किसी लेवल पे, सो दैट जाके पैसा फिर आ सके। यानी एसेट्स में रिडक्शन आ रहा है या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एंड बोथ आर द बैड साइंस अगर वो रेवेन्यू क्लियर किया जा रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि सेविंग्स है नहीं, उसके बाद या तो लोन ले रहे हो जाके, या बेचारे अपने एसेट्स बेच बेच के काम चला रहे हो। सोच के देखो ना, अगर हम अपने घर के अंदर भी ये सोच के चलें कि हमें घर खर्च चलाने के लिए, घर खर्च चलाना है सिर्फ और कुछ नहीं करना, उसके लिए हमें लोन लेना पड़ जाए या हमें कोई अपने घर का एसेट बेचना पड़े, दैट इज अ बैड साइन रियली। और ये भारत सरकार के साथ होता है अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो। और एक और चीज इसके अंदर ये आ जाती है कि जितना आप कैपिटल रिसीट्स को यूज करेंगे वो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन लेके आ जाएगा कि डिमांड तो बहुत है लेकिन इनकम जनरेशन उतना है नहीं। मतलब खर्चा करने के लिए है नहीं, लेकिन खर्चे वाकई में बाहर जाते जा रहे हैं, मतलब चादर से बाहर जाते जा रहे हैं, और इसके कारण इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी जो कि अभी का तो छोड़ो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक बर्डन बन जाएगी। अब आ जाते हैं हमारी बूटी #4 में, जिसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बूटी #4। अब फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि यार लोन कितना लेना है। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है या कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कैसे कौन से डेफिसिट से पता चलता है कि बोरोइंग्स कितनी लेनी है, तो वो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल यानी फाइनेंशियल डेफिसिट ये नहीं बोलता कि सिर्फ रेवेन्यू लेके चलो, फिस्कल डेफिसिट बोलता है सारी चीजें कंसीडर कर लो, और उसके बाद देखो कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द टोटल रिसीट्स, जो पूरा आपके पास रिसीट्स आ रहा है, बस बोरोइंग्स को हटा दो ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना बोरो करना है। फॉर एग्जांपल पूरे साल भर में 100 CR के आपके एक्सपेंडिचर्स हुए, 100 करोड़ के एक्सपेंडिचर हुए, और जो टोटल रिसीट्स थी वो पूरी मिला लो, जितनी भी आपके पास हैं, जितनी भी आप सोच सकते हो, जितनी भी आप इमेजिन कर सकते हो, वो सारी रिसीट्स को जब आपने इंक्लूड किया, ऑब्वियसली जो आपको लोन लेना है, बोरो करना है, वो हटा दो, बोरोइंग्स को बिल्कुल हटा दो दूर तक, तो आपको पता चला कि वो 80 CR की आपके रिसीट्स हैं। अब आपको इसमें ये पता चलेगा, अच्छा तो यार करंट ईयर में मुझे 20 CR की बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट है। दिस इज व्हाई फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड, सो दैट हमें पता चल सके कि ओवरऑल बोरोइंग्स की कितनी नीड है, कितनी नेसेसिटी है। ये रीजन होता है, इसलिए करते हैं। अब इसके इंप्लीकेशंस की बात करूं तो पहला तो आ जाता है डेट ट्रैप। देखो क्या होगा, यहां पे जो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, ये क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि पहले की भी बोरोइंग्स रही होंगी और उस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा होगा, एंड बिलीव मी इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं, इसके कारण हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है। अब हमें पता चलेगा यार 20 करोड़ का और लोन लेना है, चलो ठीक है ले लेंगे लोन, लोन लेने में कुछ नहीं जा रहा, लोन ले लिया हमने, लेकिन क्या हुआ, ये डेट साइकिल में फंस गए, डेट ट्रैप में फंस गए। यानी होगा क्या, पुराना डेट तो पहले से ही था, उसके इंटरेस्ट के कारण एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा था, अब उसको पे ऑफ करने के लिए एक और डेट ले लिया, फिर उसको पे ऑफ करने के लिए एक और डेट, और ऐसे डेट ट्रैप में आप फंसते चले जाते हो, जो कि आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही सीरियस साइन होता है कि योर इकोनॉमी इज अनएबल टू अफोर्ड एनीथिंग। जब हम बात करेंगे बेसिक इनकम जनरेशन की, नेशनल ग्रोथ की या जीडीपी ग्रोथ की। फिर आ जाते हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, देखो यार
भारत सरकार को, एक तो ऑप्शन है भारत सरकार के पास कि बोरो कर लो, या फिर है डेफिसिट फाइनेंसिंग का ऑप्शन, मतलब भारत सरकार जो नई करेंसी है उसको प्रिंट करेगी। अब उसमें दिक्कत क्या है, प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा, इनकम उतनी जनरेट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उतना इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन नहीं है, उतना इकोनॉमी के अंदर आउटपुट नहीं है, क्योंकि आउटपुट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इनकम ज्यादा होगी। यानी प्रोडक्शन उतना है नहीं और आप प्रिंट कर रहे हो करेंसी, इस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से फिल आउट करना चाह रहे हो, जो कि सही बात नहीं है। इसके कारण आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम जनरेट क्या होगी, लोगों के हाथों में पैसा तो लग रहा है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी के अंदर आउटपुट ही नहीं है, इकोनॉमी के अंदर उतना प्रोडक्शन ही नहीं है, तो लोग खरीदना चाहेंगे, लेकिन डिमांड फुलफिल करने के लिए जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो मार्केट में महंगाई बढ़ने लगेगी, क्योंकि चीजें लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा लग गया जब डेफिसिट फाइनेंसिंग हुई, जब नई करेंसी, फ्रेश करेंसी प्रिंट की गई। इसके कारण जब लोग ज्यादा खरीदेंगे, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इन्फ्लेशन की। थर्ड पॉइंट की बात करें, इसी से हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पे, मे बी फॉरेन कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और ये दैट इज अ बैड साइन, बिकॉज हमें दूसरी कंट्रीज के सामने जाके या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के सामने जाके हाथ फैलाना पड़ रहा है, दैट वी आर नॉट कम्पिटेंट एनफ कि हम अपने खर्चे निकाल सकें, और हम उनसे लोन मांग रहे हैं जाके। एंड देखिए, वो आज के लिए एक बार ठीक सा लगता है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर कर देता है, क्योंकि फ्यूचर में जो नई जनरेशन आएगी, जो यंग जनरेशन आएगी, उसका पहला काम रहेगा कि पुराने जो भी लोन है उनको चुकता करें, एंड अगेन दैट बिकम्स एज अ बैड साइन फॉर द इकोनॉमी। तो भाइयों, आखिरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट पढ़ लेते हैं, जिसको सब लोग बहुत छोटा आंकते हैं, लेकिन ये बड़ी क्लेवर डेफिसिट है, और क्लेवर इसलिए है क्योंकि ये सब सारे दर्द बता देती है कि एक इकोनॉमी के दर्द क्या है। तो चलिए करते हैं हमारी प्राइमरी डेफिसिट को हमारी बूटी #5 में। देखो भाई, मैं तुम लोगों को वैसे ही फिस्कल डेफिसिट बता चुका हूं, उससे यह पता चलता है कि हमारा टोटल खर्चा कितना था और वो टोटल इनकम यानी टोटल रिसीट्स के थ्रू कैसे फॉल शॉर्ट हो रहा है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, चलो ठीक है, समझ में आ भी गया। अब मैंने आपको उसमें एक चीज बताई थी, और वहां पे मैंने आपको हिंट दे दी थी कि मैं आपसे प्राइमरी डेफिसिट के बारे में क्या बात करने वाला हूं, और वो हिंट बड़ी पर्टिकुलर सी थी। कैसी हिंट थी, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, उसमें तुम्हें यह बताया कि जो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, वो टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमारी इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन भी होती है। फिस्कल डेफिसिट भी हमें यही बताता है कि कितने की कमी पड़ रही है। ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट हमें यह बताता है कि यार बोरिंग्स हटा दो तो हमारा खर्चा कितने से ज्यादा था। यानी पिछले वाले एग्जांपल में देखा तो हमें पता चला था हमारा खर्चा 20 करोड़ से ज्यादा था। अब हम ये फिगर आउट करना चालू करेंगे, चलो 20 करोड़ से खर्चा ज्यादा था, क्या होता अगर हमें पीछे पास्ट लोन्स के इंटरेस्ट पे नहीं करने पड़ते, तो क्या ये 20 करोड़ का डेफिसिट आता भी। तो हम ऐसे आत्ममंथन कर रहे थे, हमने देखा, हमने सारे खर्चे हटाए वटाए देखा, तो पता चला पास्ट बोरोइंग्स का जो एक्चुअल में इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन था वही कुछ निकल के आ रहा था 18 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन था। मतलब हमें शॉक लग गया कि यार जो 20 करोड़ का डेफिसिट आ रहा था फिस्कल डेफिसिट, ये जो फिस्कल डेफिसिट था उसमें से 18 करोड़ का तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन ही है। अब चलो उसी के अंदर का नहीं है, लेकिन टोटलिटी में भी देखा जाए तो 18 करोड़ अगर हटा देते तो जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट आता वो भाई सिर्फ 2 करोड़ रुपए का आता। मतलब वो कोई बहुत ही माइनर, मतलब माइनर क्यों बोला, वो तो बहुत ही मेजर चीज नहीं है कि 2 करोड़ का बहुत ही मेजॉरिटी लेवल पे आ रहा है कि यार बहुत ही खर्चा हो गया। भारत सरकार के हिसाब से देखा जाए तो डेफिसिट बहुत ज्यादा है, बहुत ही कम है। यानी यहां पे मैंने यही किया, 20 करोड़ फिस्कल डेफिसिट लिया जो मेरा आया था, उसमें से जो इंटरेस्ट पेमेंट था, बहुत सोचने के बाद पता चला कि इंटरेस्ट पेमेंट 18 करोड़ था, हटा दिया तो मुझे पता चला मेरा प्राइमरी डेफिसिट तो बहुत ही कम है। ये प्राइमरी डेफिसिट निकाला क्यों जाता है? पहली चीज, इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारे लोन्स हमें कितने बुरी तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं। अगर हमने उन लोन्स को हटा दिया एकदम से तो फायदा हमें ही है। यानी अगर इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन के कारण आप फिस्कल डेफिसिट में जा रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन आपको लेकर जा रहा है उस डेफिसिट के अंदर, मेक श्योर यू हैव टू पे योर लोन्स एज सून एज पॉसिबल, ताकि इकोनॉमी एक स्टेबल पोजीशन में आ सके। इसके अंदर ये निकालने के लिए प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है। तो भाइयों 20 डेज प्लेज जो है वो ऑलमोस्ट अपने एंड के वर्ष पे, चिंता मत करना, सारे चैप्टर्स होंगे और हमने कुछ अलग तरीके से प्लान कर रखे हैं, इसलिए हमारी अलग मेथोडोलॉजी चल रही है। तो भाई मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक पढ़ाई करना ना भूलिएगा और हमें प्यार करना ना भूलिएगा। लाइक बटन को हिट कर देना, सब्सक्राइब बटन को ठोक देना, क्योंकि सारे अपडेट मिलना जरूरी है। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन